कुशलपुर नामक एक छोटा और बेहद सुंदर सा गांव था। गांव में एक गरीब काकी रहा करती थी। गरीब काकी बहुत ही समझदार व बुद्धिमान थी। वह बहुत ही मेहनती थी। उसकी एक छोटी सी पोती थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना की उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी और उसके माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। इसी वजह से उसकी दादी यानी कि काकी उसे पाला पोसा करती थी। उसकी दादी उसे बहुत ही लाड़ प्यार से रखती थी। वह कल्पना भी बेहद ही ज़्यादा समझदार थी। बूढ़ी काकी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बेटी को एक अच्छा घर बार मिले ताकि वह सुखी रह पाए, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास अभी कोई रिश्ता नहीं आया था। गरीब काकी सेठ के यहाँ पर काम करती थी और वहाँ हर रोज़ मेहनत करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। उसके घर का गुजारा जैसे तैसे चल ही रहा था। गरीब काकी अब बहुत ही ज़्यादा समस्या में आ चुकी थी क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। दादी, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? जैसे तैसे मुझे अच्छा घर बार मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप कितनी मेहनत करती हो। बेटा, मेहनत करना तो हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। देखना, जब तू बड़ी हो जाएगी तो तू भी मेहनत करेगी। लेकिन अब क्या करूँ बेटा? दादी, क्या करूँ क्या? अब आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगी। आपकी बजाय अब मैं काम पर जाया करूँगी क्योंकि मुझे आपको इस तरह से काम पे जाते देख अच्छा नहीं लगता। आप कितनी मेहनत करती हो दादी। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन मेहनत करना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। फिर तू मेरी चिंता मत किया कर। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तू मेरी लाडो है और तुझे अच्छा घर चाहिए। हाँ दादी, वो तो मिल ही जाएगा जो किस्मत में होगा, लेकिन आप हमेशा मेरी ही चिंता करती रहती हो। अब आप बुजुर्ग हो चली हो, मुझसे यहाँ सब देखा नहीं जाता। बूढ़ी काकी अपनी पोती के लिए ही मेहनत करती थी ताकि उसके अच्छे घर शादी हो जाए। मैं आपके यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रही हूँ सेठ जी। अब मेरी पोती की शादी करानी है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। अरे शकुंतला, तुम हमेशा पैसे ही पैसे मांगती हो। काम धाम कुछ करना आता नहीं और बस पैसे ही दे दो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारे ऊपर पहले उधारी है। मैं कैसे भी आपकी उधारी चुकता तो कर दूंगी, लेकिन मेरी पोती की शादी कराना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांग रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो। अरे शकुंतला, हमेशा उधार उधारी करती रहती हो। पहले काम करो, उसके बाद ही तुम्हें पैसा मिलेगा, वरना तो तुम्हें 1 रुपया भी मैं उधार नहीं दे सकता। शकुंतला अपने सेठ मुंशीलाल से खूब जिद करती है कि वहाँ उसे पैसा दे दे ताकि वहाँ अपनी पोती के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी करा सके, लेकिन सेठ मुंशीलाल उसकी एक नहीं चलने देता। वहाँ उससे यही कहता है कि तुम काम करो, पैसे तो तुम्हें दे ही दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत ही लालची था। बेचारी शकुंतला क्या करती, बूढ़ी काकी घर आ जाती है और उसे फिर भी अपनी बेटी की ही चिंता सताती रहती है क्योंकि अब गांव में सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी की ही शादी नहीं हुई थी। समय ऐसा ही निकलता है। अरे शकुंतला की पोती की अभी तक शादी ही नहीं हुई और दिन भर बस इधर उधर ही भटकती रहती है। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन उसकी दादी को तो जरा सी भी चिंता नहीं है उसकी पोती की। हाँ बहन, ये बात तो तूने सही कही। इतनी बड़ी हो चली है, लेकिन एक भी रिश्ता नहीं आया है अभी तक उसके लिए। भला कौन ले जाएगा उसको? हाँ, उसकी दादी के पास है ही क्या देने को जो रिश्ता आएगा। उसके पास कुछ नहीं है तो उसको भी कोई नहीं ले जाएगा। मुझे तो लगता है कि वहाँ कुंवारी ही रहेगी ज़िंदगी भर। अरे बेचारी, ऐसा ही रहना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। दादी के पास कुछ है नहीं, माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ है, कैसे मरे कैसे नहीं, तो कौन ही ले जाएगा ऐसी लड़की। हाँ हाँ बहन, ऐसी लड़कियों को तो कोई नहीं ले जाता। आजकल के ज़माने में तो दहेज के लिए भी तो इतना कुछ देना पड़ता है, तभी तो लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिलता है, वरना पता नहीं किसके ठिकाने पड़ जाए तो हमारी बेटियां ज़िंदगी भर रोती है। हाँ बहन, सही कह रही है, लेकिन इसकी चिंता शकुंतला को तनिक भी नहीं है। अगर होती तो वह अपनी बेटी की शादी अब तक की तो करा ही देती। यहाँ सारी बातें बूढ़ी काकी खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसकी बेटी की यहाँ इस तरह की बातें सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। मेरी बेटी के बारे में लोग कितना गलत गलत बोलते हैं। अभी उसकी शादी हुई नहीं, लेकिन देख लेना, उसके लिए एक इतना अच्छा राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। लोग तो उसके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या घुसा बैठा है।
बूढ़ी काकी तुरंत ही जंगल की तरफ जाती है ताकि वहाँ कुछ पैसे कमा सके और अपनी बेटी के लिए ला सके, लेकिन बूढ़ी काकी को अभी भी कोई काम नहीं मिल रहा था। बूढ़ी काकी जंगल में हर जगह दर बदर की ठोकरें ही खा रही थी ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए, वहाँ कुछ काम कर सके, लेकिन जंगल में भला क्या ही काम रहता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। बूढ़ी काकी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता करती है। उसे लगता है कि अब उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो उसकी बेटी की शादी भी नहीं हो। तभी जंगल से एक लकड़हारा गुजर रहा था। लकड़हारा बेहद ही समझदार था। वहाँ बुजुर्ग औरत को देखता है। अरे क्या हो गया है माँ जी, आप इस जंगल में क्यों भटक रही हो? आपकी उम्र कितनी हो गई है? यहाँ जंगल बेहद ही खतरनाक है। आपको पता नहीं है क्या? यहाँ बहुत ही डरावना जंगल भी है। क्या कह रहे हो? मुझे कोई डर नहीं लगता। डर तो मुझे इस बात का है कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, इसीलिए तो इस जंगल में आई हूँ। माँ जी, यहाँ भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले। कहाँ ही पैसे मिलेंगे? मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ ढूंढने के लिए इस जंगल में आता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मुनाफा नहीं हो पाता क्योंकि इस जंगल की लकड़ियाँ बिकती ही नहीं है। क्या करूँ माँ जी? हाँ बेटा, यहाँ कहकर तुरंत ही बूढ़ी काकी जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ चल देती है। बूढ़ी काकी जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ एक तालाब के किनारे जा पहुँचती है। तालाब के किनारे वहाँ देखती है कि एक छोटा सा घड़ा रखा था। बूढ़ी काकी, अरे ये घड़ा क्यों रखा है यहाँ पर? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आखिर इस जंगल में कोई आता जाता नहीं तो इस घड़े को कौन रखेगा? बूढ़ी काकी उस घड़े को देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि आखिर वह घड़ा यहाँ पर क्यों रखा है। बूढ़ी काकी उस वक्त कुछ नहीं कहती और तुरंत ही उस घड़े को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुँचते ही वहाँ घड़े को एक खाट के बगल में रख देती है और सोच ही रही होती है कि आखिर इस घड़े का आखिर क्या रहस्य है जो उस जंगल में रखा था। कल्पना उससे पूछती है, दादी आप ये घड़ा कहाँ से लाई हो? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और इस घड़े को क्यों लाई हो खरीद कर नया? क्या हो गया आपको अचानक? बेटा क्या बताऊँ, पास के ही जंगल में गई थी तो मुझे यहाँ घड़ा दिखाई दिया। कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि इसमें कुछ तो है, जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। दादी इस घड़े में क्या हो सकता है? यहाँ तो खाली घड़ा ही है। आप फालतू में ही लाई हो इस घड़े को इस घर में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जंगल में भला इस घड़े को कौन रख कर जाएगा। अरे बेटा, मुझे खुद यहाँ समझ नहीं आ रहा कि उस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, फिर इस घड़े को वहाँ पर कौन रख कर जाएगा? और ना ही इसमें पानी की एक भी बूंद है। भला कौन इस जंगल में इस घड़े को रख कर जाएगा? इसीलिए तो ले आई। बूढ़ी दादी जैसे तैसे रात गुजार रही थी, सो रही थी कि उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। बूढ़ी काकी आराम से सो रही थी। उन्हें बोलने की आदत थी कि उसके पास ही बैठा घड़ा से कुछ आवाज़ आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, किसी ने मुझे कैद कर रखा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बूढ़ी काकी तुरंत ही खड़ी हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसके आसपास से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। अरे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने आज तक ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी। आखिर क्या हो रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं? बूढ़ी काकी इधर उधर देख ही रही थी कि पास में घड़ा रखा बोलता है, मेरी तरफ से आवाज़ें आ रही है, मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे कैद कर रखा है किसी ने, मुझे बचा लो, मुझे कैद कर रखा है किसी ने। तुरंत ही बूढ़ी काकी फिर से कहती है, अरे तुम्हारे अंदर कौन है और इस घड़े का क्या क्या रहस्य है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। बूढ़ी काकी कुछ देर सो नहीं पाती। ऐसे ही रात गुजर रही थी। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ी काकी सोने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन्हें नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनके पास घड़ा जो रखा था, घड़े की वजह से सो ही नहीं पाती। दूसरी सुबह होते ही बूढ़ी काकी घड़े को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। वह चाहती है कि उस घड़े को फेंक दूँ,
तुरंत ही उसकी पोती देखते हुए कहती है, दादी आप इस घड़े को कहाँ ले जा रही हो और क्या हो गया है आपको, जो कल तो लाई थी और आज ले जाने लगी। बेटा कल इस घड़े से आवाज़ें आ रही थी, कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे किसी ने बंद कर रखा है, बचा लो, मैं इसे फेंकने के लिए जा रही हूँ, अब मैं इसे अपने घर में एक पल नहीं रख सकती। अरे दादी इस घड़े का कोई तो रहस्य है और वहाँ मुझे जानना ही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जंगल में मैं आपके साथ चलूँ, जहाँ से आप ये घड़ा लाई थी वहीं मुझे ले चलिए। अरे बेटा लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई रहस्य होगा और वही रहस्य तुमको नुकसान भी पहुँचा सकता है बेटा। नहीं दादी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो मैं इस घड़े का रहस्य जानकर ही रहूँगा। आपको मुझे बताना ही होगा कि आप इस घड़े को कहाँ से लाइए और वहीं पर आप मुझे ले चलिए। बूढ़ी काकी उससे साफ मना करती है कि मैं तुझे उस घड़े के रहस्य के बारे में नहीं जानने दूंगी, कि वहाँ तुझे नुकसान भी पहुँचा सकता है। लेकिन कल्पना अपनी दादी की एक नहीं सुनती। कल्पना का मन था कि वह इस घड़े का रहस्य जाने। वह अपनी दादी के साथ घड़े को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर घड़ा रखा था। दादी और कल्पना कुछ समझ ही नहीं पाते, दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि तुरंत ही कल्पना कहती है, दादी ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और घड़े में से आवाज़ें आ रही थी, वहाँ कैसी थी, और अब इस घड़े में से तो कुछ आवाज़ें ही नहीं आ रही। हाँ बेटा ये भी तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कल रात को तो इतनी खतरनाक आवाज़ें आ रही थी और आज अचानक से इस घड़े से आवाज़ें ही नहीं आ रही। यहाँ रहस्य मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कल जैसे ही मैं आई थी तो यहाँ शांत माहौल था, आसपास भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बेटा इस तालाब के आगे चलते ही तभी हमें कुछ रहस्य समझ आएगा। तुरंत ही दादी पोती जंगल के आगे की तरफ बढ़ती है। आगे की तरफ बढ़ते ही उन्हें एक और तालाब दिखाई देता है जो बहुत ही रहस्यमय था। तालाब में कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तुरंत उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है जो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी थी। चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाती है और चुड़ैल तुरंत ही दोनों से कहती है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कि मैं लोगों को खा चुकी हूँ। यहाँ बात सुनकर दादी तनिक भी नहीं डरती। तुम कौन हो और यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम जैसी कई चुड़ैलों को खा चुकी हूँ। दादी पहले एक तांत्रिक थी। चुड़ैल उससे कहती है, तुम भले ही कौन ही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितने लोगों को अपने वश में कर चुकी हूँ और तुम्हें भी अपने वश में कर लूँगी। तुम्हें पता नहीं है मैं बेहद ही ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल हूँ। तुरंत ही दादी अपनी तांत्रिक शक्तियों से मंत्रों का जाप करती है ताकि वहाँ चुड़ैल को तुरंत ही खत्म कर सके। दादी पहले एक तांत्रिक थी जो कई चुड़ैलों को वश में कर चुकी थी। दादी पोती दोनों ही समझ जाती है कि आखिर उस घड़े का रहस्य क्या था। उस घड़े में उसने किसी को कैद कर रखा था, लेकिन वहाँ कौन था यहाँ तो वो अभी तक नहीं जान पाई थी। आगे का और भी रहस्य है, इसलिए आगे तक कहानी जरूर देखना। तुरंत ही बूढ़ी काकी मंत्रों का जाप करके चुड़ैल को अपने वश में कर लेती है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। चुड़ैल ने किसी को तालाब के अंदर कैद कर रखा था, वह कौन था यहाँ भी एक रहस्य ही है। इसके लिए आपको कहानी आगे तक देखनी होगी। बूढ़ी दादी और उसकी पोती कल्पना। दादी मुझे लगता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन इस चुड़ैल ने किसको कैद में कर रखा होगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा आसपास तो कोई नज़र आ ही नहीं रहा, आखिर इस चुड़ैल ने कैद किसे कर रखा है जो कहीं से आवाज़ें भी नहीं आ रही। ये तो ख़त्म हो गई है, जिस इंसान को कैद कर रखा है वहाँ भी यही कहीं होगा। तुरंत ही वहाँ इंसान खड़ा होकर चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। दादी को आवाज़ आती है तो दादी और पोती दोनों ही तालाब की तरफ दौड़ लगाते हुए जाती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? हमने उस चुड़ैल को ख़त्म कर दिया है जिसने तुम्हें बंदी बनाया था। हाँ वह एक खतरनाक चुड़ैल है और मैं कौन हूँ यहाँ भी एक रहस्यमय घटना है, यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसने मुझे कैद जरूर कर रखा था। अरे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रहस्य है, तुम हमें बता दो, कौन हो तुम, हम भी तो जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा रहस्य क्या है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, हम घड़े का रहस्य जानना चाहते थे। घड़े का रहस्य आपने जान लिया, मेरा क्या रहस्य है यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा, बस यहाँ समझ लीजिए कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। आप मुझे आपकी शरण दे दीजिए, क्योंकि मेरा अभी तक कोई घर है नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है।
अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा अच्छा घर है, तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो, और वो भी आराम से। तुम्हें बेझिझक चलने की आवश्यकता है। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई आपत्ति है। बूढ़ी काकी तुरंत ही उस साधारण इंसान को अपनी पोती के साथ अपने घर ले जाती है। जैसे ही वहाँ इंसान उस घर में रहने लगता है तो उसे उसकी पोती कल्पना काफ़ी पसंद आती है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह पाता। कल्पना को भी वह इंसान काफ़ी पसंद आता है, लेकिन अब कल्पना ने सोच ही लिया था कि वह अगर शादी करेगी तो उसी इंसान से करेगी। वह एक साधारण इंसान था, अब यही बात पता थी, लेकिन उसका क्या रहस्य अभी तक ये कल्पना नहीं जान पाई थी। ये कोई भी हो, लेकिन मैं शादी तो इससे ही करूँगी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसा इंसान है। तुरंत ही कल्पना उस इंसान के पास जाती है और जाते हुए कहती है, मुझे तुमसे शादी करनी है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आदतें, सब कुछ पसंद है मुझे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं दादी से बात कर लूँ। अरे तुम अपनी दादी से क्यों बात कर रही हो? अभी मैंने बात को जाना ही नहीं है। मैं अभी शादी की मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। तुम मना मत करो, हाँ कर दो। मैं अपनी दादी को मनाने को तैयार हूँ। अरे तुम्हें इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें नहीं पता है मेरा क्या रहस्य है। तुम रहस्य जाने बिना ही मुझसे शादी कर रही हो। भला तुम्हें इतनी क्या जल्दी है जो तुम मुझसे शादी करने की इतनी उताल मचा रही हो? तुम्हें इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हारे लिए तो मैं कोई सी भी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। और रही बात रहस्य की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम एक इंसान की जगह जानवर भी रहोगे तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल्पना ने अब ठान लिया था। वह तुरंत ही बाहर चली जाती है। यह बात वह इंसान नहीं समझ पाता। कल्पना कई देर तक धूप में खड़ी रहती है। वह यही चाह रही थी कि कैसे भी वह इंसान शादी के लिए हाँ कर दे। कई दिन बीत जाते हैं, रात बीत जाती है, लेकिन कल्पना की वही जिद थी कि वह बाहर ही खड़ी रहती है जब तक कि वह इंसान शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। थोड़ी ही देर बाद कल्पना बाहर खड़ी थी, धूप में तप रही थी। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चली थी, लेकिन अब यह बात उसकी दादी को हजम नहीं हो रही थी। मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है? उसने इस इंसान के पीछे कितना तप किया है, बिल्कुल सती सावित्री की तरह। तुरंत ही दादी अपनी पोती की दया लेते हुए उस इंसान के पास जाती और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पोती से शादी कर लो, क्योंकि वह तुमसे बहुत ही अधिक प्रेम करती है। तुम खुद ही देख सकते हो कि वह तुम्हारे लिए कितना तप कर रही है, बिल्कुल सती की तरह। तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वह इंसान मान जाता है। हाँ दादी, मैं खुद देख रहा हूँ कि वह मेरे लिए तप कर रही है। वह मेरे लिए एक सर्वगुण संपन्न पत्नी है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं कह रहे? तुम खुद उससे जाकर कह दो। वहाँ कितनी खुश हो जाएगी कि तुम उससे शादी के लिए मान गई हो, और मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा कि उसे एक अच्छा पति मिल गया है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम साधारण इंसान हो। अरे दादी, वो बात नहीं है, लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि मेरा क्या रहस्य है। वह रहस्य जाने बिना आप मुझसे कैसे शादी करवा सकती हो अपनी पोती की? मैं थोड़े ही दिनों बाद लौटूंगा अपना रहस्य साथ लेकर। अरे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही लौटोगे, और तुम जो भी रहोगे हमें स्वीकार हो, क्योंकि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तुम पसंद आ गई हो, यही हमारे लिए सब कुछ है। थोड़ी ही देर बाद वह इंसान वहाँ से चला जाता है, और वह वादा करके घर से गया था कि वह जल्द ही लौटेगा। कुछ समय व्यतीत होता जाता है। अब कल्पना अपने प्रेम की राह देख रही थी। उसे इंतजार था कि उसका प्यार एक दिन उसके घर जरूर लौटेगा। कल्पना अभी भी उसकी राह संजो रही थी। कुछ ही दिनों बाद वहाँ साधारण इंसान एक मंत्री के रूप में घर लौटता है। यहाँ देखकर दादी खुश होते हुए कहती है, तो यही तुम्हारा रहस्य है। यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम एक साधारण इंसान की जगह एक अच्छे मंत्री हो। मुझे खुशी हुई। नहीं दादी, किस्मत की बात तो आपकी पुत्री की है। मैं एक साधारण सा सैनिक था, और अब राजा ने मुझे मंत्री बना दिया है। अब मैं मंत्री बन चुका हूँ। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, मैंने अपनी पोती के लिए यही सपने संजोए थे कि मेरी पोती को एक अच्छा राजकुमार मिले, और मेरी पोती को एक अच्छा राजकुमार मिल चुका है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मंत्री भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह साधारण सा सैनिक था जो बाहर खड़ा रहता था, लेकिन अब वह एक मंत्री बन चुका था, क्योंकि
कल्पना के तप की वजह से। अब वह कल्पना से शादी करना चाहता था और बेझिझक वहाँ उसकी दादी से कल्पना का हाथ मांग लेता है। दादी भी बेझिझक अपनी पोती का हाथ उसके हाथ में दे देती है। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पोती को एक अच्छा वर मिले और मेरी पोती को एक अच्छा वर मिल चुका है। अब मेरी ज़िंदगी सफल हुई। दादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब यहाँ सारी बातें कल्पना सुनती है तो कल्पना को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब उसे उसका प्यार मिल चुका था जिसके लिए उसने बिल्कुल सती की तरह तप किया था। यहाँ एक रहस्यमय घटना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब। एक छोटे से गांव में गरीब बुढ़िया विमला रहा करती थी। विमला बेहद ही ज़्यादा समझदार थी। विमला चाहती थी कि उसका बेटा शादी कर ले, क्योंकि उसे एक बहू चाहिए थी जो उसका घर संभाल ले। उसका बेटा रवि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था, जिस वजह से विमला हमेशा परेशान रहती थी। वह हमेशा अपने बेटे से कहती है, माँ, आप दिन भर मेरे पीछे शादी के लिए ही पड़ी रहती हो। आपसे कह दिया ना, मैं सुमित्रा भाभी की बहन से शादी नहीं करूँगा। मुझे वह अच्छी नहीं लगती। अरे क्या खराबी है उसमें? तेरा रिश्ता मैंने पहले ही पक्का कर दिया था जब तू छोटा सा था। अब तेरे लिए बहू कहाँ से ढूंढूं? उसी से करना पड़ेगा। नहीं माँ, आपको पता नहीं है सुमित्रा भाभी की बहन कैसी है। सारे गांव वाले उसे गलत बोलते हैं। वह एक दिन भी इस घर में नहीं टिकेगी, और आप मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अरे तू ना गांव के लोगों की बातों में मत आया कर। गांव के लोग तो यही चाहते हैं कि तेरी शादी ना हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू शादी नहीं करेगा। मैंने कह दिया ना कि तू शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अभी शादी कर लूँ। वैसे भी घर का लोन बाकी है, वह चुकता करना है, उसी के बाद मैं शादी करूँगा। आपसे इतनी बार कह दिया, लेकिन आपको बस शादी की ही पड़ी है और कुछ काम धंधा नहीं है। यहाँ कहकर रवि घर से बाहर चला जाता है। विमला को यहाँ बात अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, पता नहीं इस पगले को कब अकल आएगी। यहाँ तो मेरी एक नहीं सुनता। शादी कर भी लेगा तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी, इसके लिए अच्छा ही है ना। जब भी रवि घर जाता था तो विमला को सिर्फ एक ही काम था, रवि के पीछे पड़े रहना कि वह शादी कर ले। रवि का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता है कि एक दिन सुमित्रा फिर से विमला के पास आती है। अरे भाभी जी, आपने कुछ सोच विचारा या नहीं? मेरी बहन की शादी आपने बचपन से ही पक्की कर दी थी और आप 2-3 साल से शादी करने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे क्या करूं, मेरा बेटा रवि वो मान ही नहीं रहा। वो कहता है कि हमारे ऊपर अभी कर्जा है, तो हम अगर अगले साल कर लेंगे तो आप मान जाओ ना। नहीं भाभी, हम अब नहीं मानने वाले। अगर आपने ये रिश्ता नहीं किया तो आप देख लेना कि मैं मेरी बहन की शादी दूसरी जगह करा दूंगी। वैसे भी कई दिनों से टाल रही हो। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके रवि को मना लूँगी, लेकिन तुम अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर पक्की मत करना, क्योंकि तुम्हारी बहन से तो मेरे बेटे रवि की शादी होकर रहेगी। हाँ भाभी, आपने पहले तो पक्का कर लिया और अब हर साल कहती हो कि रवि नहीं कर रहा, तो इसीलिए मेरे घर वाले भी अब नहीं मानेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ और अपने घर वालों से कह दो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल तो मैं रवि को मना कर रहूँगी। वैसे भी मुझे बहू की ज़रूरत है। हाँ भाभी, वो तो मुझे पता ही है। आप अकेली दिन भर काम करती रहती हो और बहू की तो ज़रूरत होती ही है ना। वैसे भी रवि की उम्र भी काफ़ी हो गई है, पता नहीं क्यों शादी के लिए हाँ नहीं करता। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने इतनी बार कह दिया है। जब से तुम शादी के लिए कह रही हो, मैं भी रवि से उतना ही पीछे पड़ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो हाँ नहीं करता। अब चाहे जो भी हो जाए भाभी, रवि को आपको मनाना ही होगा, क्योंकि इस साल अगर रिश्ता शादी तक नहीं पहुँचा तो वहाँ टूट भी सकता है। अब यहाँ कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। विमला को इस बात का काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि उसने रवि की शादी बचपन से ही पक्की कर दी थी और अब रवि हाँ करने का नाम ही नहीं ले रहा। विमला कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, रवि को तो मैं मना कर रहूँगी। रवि के लिए मनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सेठ जी, वहीं इसे मना सकते हैं और कोई नहीं मना सकता। विमला ने अब सोच ही लिया था कि रवि को मनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वहाँ सेठ जी के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सेठ जी की बात रवि कभी नहीं टालेगा।
अरे क्या हुआ विमला, बड़ी ही परेशान नज़र आ रही हो। क्या बात हो गई जो इस बार तुम बड़ी ही परेशान दिखाई दे रही हो? क्या हो गया है? क्या बताओ सेठ जी। आपका काम करने वाला रवि यहाँ ना मेरी एक नहीं सुनता। शादी के लिए कब से कह रही हूँ लेकिन वहाँ शादी के लिए मान ही नहीं रहा। क्या कह रही हो? शादी के लिए नहीं मान रहा? और शादी कराना क्यों चाहती हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है जो तुम उसके पीछे शादी के लिए पड़ी हो? क्या हो गया है ऐसा बताओ मुझे। क्या बताऊं सेठ जी, उसका रिश्ता मैंने बचपन से ही पक्का कर दिया था। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर शादी नहीं की तो हम रिश्ता तोड़ देंगे, इसीलिए आपके पास आई हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आई हो और मैं रवि को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर वहाँ नहीं माना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ जी की बात सुनकर विमला बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है कि रवि सेठ जी से फिर से शादी के लिए मना कर दे। लेकिन अब विमला क्या करती? विमला वहाँ से चली जाती है। विमला को एक उम्मीद थी कि कभी रवि सेठ जी की बात मान ले, क्योंकि रवि कभी भी सेठ जी की बात नहीं टालता था। सेठ जी की बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। अरे ये रवि पता नहीं शादी क्यों नहीं करना चाहता। इसकी माँ बेचारी भोली भाली है, उसे भी तो बहू चाहिए। काम के लिए हाथ बटाने के लिए अब बात करनी ही होगी। थोड़ी ही देर बाद जब रवि घर से बाहर आता है और सेठ जी के पास आता है तो सेठ जी कहते हैं, रवि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारी माँ बेचारी इतनी परेशान रहती है और तुम हो कि शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं सेठ जी, मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, वहाँ चुकता करने के बाद ही मैं शादी करूँगा। वैसे भी माँ नहीं मान रही, लेकिन शादी कर ली तो दिक्कत आ जाएगी। तुम्हें दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब तुम्हारा सेठ तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और तुम शादी कर लेना। शादी मेरी तरफ से ही हो जाएगी। अरे सेठ जी, आप इतना बड़ा एहसान मुझ पर मत करिए। मैं अपनी खुद की मेहनत से ही शादी कर लूँगा। अगर आप यह एहसान करेंगे तो मैं आपका एहसान कैसे चुकता करूँगा सेठ जी? आप खुद ही बताइए। अरे इसमें एहसान की कौन सी बात है? तुम हमेशा मेरा इतना अच्छे से काम करते हो, जैसे घर के सदस्य हो। तो मैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं करा सकता रवि? ऐसी बात मत करा करो। अरे सेठ जी, मैं इसीलिए नहीं कह रहा, लेकिन आपके लिए यहाँ बोझ होगा इसीलिए। सेठ नहीं मानता और रवि को वहाँ से घर भेज देता है। अब रवि को क्या करना था? वह अपनी माँ से कहता है, मुझे पता है माँ कि आपने ही सेठ जी से कहा होगा, वरना मुझसे वह इतनी जिद नहीं करते। शादी के लिए उन्होंने पैसे तक देने के लिए हाँ कर दिया। अरे क्या कह रहे हो? फिर तो शादी कर ही लो, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं होगा और शादी भी हो जाएगी और मेरे घर पर बहू भी आ जाएगी। माँ, आपको पता है कि सावित्री भाभी की बहन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है वह इस घर में 2 दिन नहीं टिक पाएगी। देख लेना, मेरी बहू है, वहाँ टिक कर रहेगी। तुम बस शादी कर लो। अगर वहाँ नहीं टिकेगी तो फिर मैं तुमसे कभी भी जिद नहीं करूँगी। सावित्री की एक आदत थी कि वह हमेशा अपने बेटे से जिद करती थी, इसीलिए रवि ने भी सोच लिया, ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता है कि रवि की शादी हो जाती है। रवि की शादी के करीबन 1 ही दिन हुआ था, लेकिन सावित्री की बहन पूजा को, हे भगवान, ये कैसा घर है? कच्चा घर में मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने तो हमेशा बड़े घर के सपने देखे थे और यहाँ तो टूटा फूटा सा घर है। एक दिन की बात है जब विमला अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू, खाने में क्या बना रही हो? तुम्हारे हाथों की खीर बना लो, क्योंकि नई नवेली बहू हो तो नेक बनता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि खीर बना लो। अरे माँ जी, मुझसे आप खीर बनाने की उम्मीद रख रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं खीर बना दूँगी आपके लिए? मुझसे काम धंधा नहीं होता। अरे बहू, तुम्हारा तो फ़र्ज़ है घर का काम करना, किचन संभालना, रसोई संभालना, फिर तुम इस काम के लिए मना क्यों कर रही? अरे किसने कहा कि मेरा हक है? आप खुद ही करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कच्चे मकान में कभी नहीं रह सकती। वैसे भी मेरी शादी हो गई, अब मैं जा रही हूँ। अरे बहू, क्या कह रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पीहर वाले अब तुम्हें लेने थोड़ी आएंगे, उन्होंने तो मना कर दिया है कि हम हमारी बहन बेटी को नहीं लेंगे। अरे तो मैं कौन सा उनके पास जा रही हूँ? मैं तो शहर जा रही हूँ, पढ़ने लिखने और मेरे सपने पूरे करने।
यह बात सुनकर तो विमला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बेटे ने बिल्कुल सही कहा था। और थोड़ी ही देर बाद पूजा बहू घर से निकल जाती है। अरे, मैंने तो अपनी बहू के लिए इतने सपने सजाए थे। मेरा बेटा बिल्कुल सही कहता था। सच में ये बहू तो भगोड़ी निकली। थोड़ी ही देर बाद जब रवि घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है पूजा? और आपका मुँह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या हो गया है? इतने उदास क्यों हो? मुझे भी तो बता दो। जब विमला अपने बेटे से कहती है, क्या बताऊँ बेटा, बहू के बारे में तुमने बिल्कुल सही कहा था। वह तो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। कह रही है कि अब कभी नहीं आऊँगी। यहाँ बात सुनकर रवि कहता है, मुझे तो पता था माँ, आपने ही मेरी नहीं चलने दी। लेकिन हाँ, आपने वादा किया था कि अब आप मुझसे जिद नहीं करोगे। तो अब याद रखना कि अब कोई जिद नहीं करोगे आप मुझसे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कहता था। मेरी जिद के कारण ही आज मैंने तेरा घर बार उजाड़ दिया। लेकिन अब आज के बाद से मैं कभी भी ऐसी जिद नहीं करूँगी जो तेरे लिए अच्छी ना हो। मैंने तेरी एक नहीं सुनी। माँ, मुझे तो अच्छी तरह पता था, क्योंकि गांव के लोग कहते थे सो कहते थे। मैं भी इससे मिल चुका था। अब रवि की माँ उससे वादा करती है कि वहाँ कभी भी रवि से जिद नहीं करेगी।